नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज से हम एनटीपीसी 2024 की परीक्षा के लिए रसायन विज्ञान के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यह जो रसायन विज्ञान के अति संभावित प्रश्नों की सीरीज है, यह आपके एनटीपीसी 2024 की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो इस सीरीज को आपको फॉलो करते रहना है। इससे पहले हमने भौतिक विज्ञान के प्रश्नों को भी कवर करवाया था, इसके अलावा जीव विज्ञान के प्रश्नों को भी हमने कवर करवाया था। आज से हम भौतिक और रसायन विज्ञान के प्रश्नों को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जो आपके एनटीपीसी की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, एक परमाणु के केंद्र का जो धनावेशित हिस्सा होता है वह क्या कहलाता है। बेहतरीन प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। तो एक परमाणु के केंद्र का जो धनावेशित हिस्सा होता है वह क्या कहलाता है। इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस या नाभिक। न्यूक्लियस को हिंदी में हम नाभिक बोलते हैं। तो यही जो नाभिक होता है एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा होता है। तो ये फैक्ट आप याद कर लीजिएगा। तथा नाभिक ही जो है परमाणु का केंद्रक भी होता है। परमाणु का केंद्रक क्या होता है, तो नाभिक ही होता है। ये फैक्ट भी आप याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। तथा परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अवस्थित होते हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। तो दिए गए प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस या नाभिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अणु का भाग नहीं है। इसमें एटम का हिस्सा कौन सा नहीं है, उसकी आपको पहचान करनी है। तो इसमें से फोटोन जो है एटम का हिस्सा नहीं होगा। बाकी के तीनों आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों आपके एटम के पार्ट होते हैं, भाग होते हैं, लेकिन फोटॉन एटम का हिस्सा नहीं होता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, परमाणुवीय नाभिक या परमाणु के नाभिक का खोज किसके द्वारा किया गया था। बेहतरीन प्रश्न है। तो परमाणु के नाभिक या परमाणुवीय नाभिक का जो खोज है यह किया गया था रदरफोर्ड के द्वारा। तो आप याद कर लीजिएगा, रदरफोर्ड के द्वारा जो है परमाणु के नाभिक की खोज करी गई थी। किस वर्ष में, तो 1911 में। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी। बेहतरीन प्रश्न है। एटम में जो न्यूट्रॉन की खोज है यह किसके द्वारा करी गई थी। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, चैडविक ने। चैडविक के द्वारा जो है न्यूट्रॉन की खोज करी गई थी। तो ये फैक्ट आप याद कर लीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, चैडविक के द्वारा। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप इसे याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन एक अणु परमाणुक कण नहीं है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन एक अणु परमाणुक कण नहीं है। तो इसमें से ड्यूट्रॉन आपका एक अणु परमाणु कण नहीं है, बाकी के तीनों हैं। तो आप याद रखिएगा, ड्यूट्रॉन नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। हीलियम के नाभिक में क्या होता है। तो हीलियम का जो नाभिक होता है इसमें आपको देखने को मिलेगा 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है। दिए गए ऑप्शन में से किसमें ऋणात्मक आवेश होगा, उसकी आपको पहचान करनी है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बीटा कण में। बीटा कण में जो है ऋणात्मक जो है आवेश होता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, बीटा कण में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित होता है। इसमें से कौन सा कण आवेश रहित होता है। तो आवेश रहित आपका कौन सा हो जाएगा, न्यूट्रॉन। आप याद रखिएगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। तो न्यूट्रॉन आपका आवेश रहित होता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, जो न्यूट्रॉन होता है यह उदासीन होता है, इसी कारण से यह जो है आवेश रहित होता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, क्या कहलाते हैं। परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, उनको हम क्या बोलते हैं। तो उनको जो है समस्थानिक या आइसोटोप्स कहा जाता है। इंग्लिश में इनको आइसोटोप्स बोलते हैं।
और हिंदी में इनको हम समस्थानिक कहते हैं। तो आप याद देखिएगा ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें होता क्या है, तो इनमें जो है प्रोटॉन जो होते हैं उनकी संख्या समान होती है, परंतु जो न्यूट्रॉन होते हैं इनकी जो संख्या होती है वह अलग अलग होती है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, रेडियो एक्टिविटी किसकी सहायता से मापी जाती है? रेडियो एक्टिविटी जो है किसकी सहायता से मापी जाती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? गाइगर काउंटर से। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? रेडियो एक्टिविटी का जो आविष्कार है किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेनरी बेकुरेल के द्वारा। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। इनका शुद्ध नाम इस प्रकार से लिखा था, हेनरी बेकुरेल। तो इसी वैज्ञानिक ने जो है रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था। किस वर्ष में किया था? तो 1896 ईस्वी में। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, अशुद्धियों के कारण जो द्रव का क्वथनांक होता है उसमें क्या परिवर्तन होगा? द्रव का क्वथनांक बढ़ जाएगा या घट जाएगा या वही रहेगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसी भी द्रव में, किसी भी लिक्विड में अगर हम कोई भी इम्प्योरिटीज यानी कि अशुद्धियाँ मिला देते हैं तो उसका जो क्वथनांक होता है वह बढ़ जाता है। यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग नहीं किया जाएगा? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर ठोस अशुद्धियाँ जो हैं, ठोस इम्प्योरिटीज़ जो हैं, उनका अगर आपको शुद्धिकरण करना है तो इसमें से किस प्रक्रिया का आप उपयोग नहीं करेंगे? तो आप याद देखिएगा, आसवन की जो विधि है यह ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण में इस्तेमाल नहीं होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आसवन की विधि। इसके अलावा ऊर्ध्वपातन और क्रिस्टलीकरण की सहायता से जो है ठोस अशुद्धियों का जो है शुद्धिकरण किया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा। वहीं जो द्रव वाली अशुद्धियाँ होती हैं, द्रवित अशुद्धियों का जो शुद्धिकरण है वह आसवन विधि की सहायता से किया जाता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, जो आसवन की प्रक्रिया होती है, जो आसवन की विधि होती है, इससे जो है द्रव वाले जो अशुद्धियाँ होती हैं, द्रवित जो अशुद्धियाँ होती हैं, उनका शुद्धिकरण किया जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका आसवन विधि का इसमें उपयोग नहीं किया जाएगा। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं हम सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें ऊर्ध्वपातन में होता क्या है, कोई भी अगर ठोस है तो उसको अगर हम गर्म करते हैं तो वो तरल अवस्था में बदलने की बजाय सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इसी को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो ठोस कपूर से कपूर वाष्प को बनाने की जो प्रक्रिया होती है वह ऊर्ध्वपातन या इंग्लिश में इसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, रेत और नेप्थलीन के मिश्रण को किसकी सहायता से अलग किया जा सकता है? रेत और नेप्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वपातन की सहायता से। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे सही हो जाएगा। भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? यहाँ पे पृथ्वी के क्रस्ट की बात हो रही है, पृथ्वी के भू प्रॉपर्टी की बात हो रही है। तो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा हो जाएगा? ऑक्सीजन। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही दिया गया है। तो आप इसे याद रखिएगा। 17वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और निम्न में से विश्व में कौन सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है? पूरे विश्व की यहाँ पे बात हो रही है। तो पूरे विश्व की अगर हम बात करें तो पूरे विश्व में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व आपका हो जाएगा हाइड्रोजन। यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। दिए गए ऑप्शन में से सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? दिए गए ऑप्शन में से सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो आप याद रखिएगा, दिए गए ऑप्शन में से जो पोटेशियम है यह सबसे अधिक क्रियाशील धातु आपकी हो जाएगी। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं क्रियाशीलता के मामले में दिए गए ऑप्शन में से आपका जो सोडियम है यह सेकेंड नंबर पे आएगा।
तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगर आपका इसमें पोटेशियम ऑप्शन में नहीं दिया गया होता तो राइट आंसर आपका सोडियम हो गया होता, क्योंकि सोडियम भी एक अत्यधिक क्रियाशील धातु है, लेकिन इससे भी अत्यधिक क्रियाशील धातु आपकी पोटेशियम होती है। तो पोटेशियम आपका ऑप्शन में दिया गया है तो पोटेशियम ही आपका राइट आंसर होगा। तो दोनों ही आपको याद रखना है, पोटेशियम भी आपकी क्रियाशील धातु है और सोडियम भी क्रियाशील धातु, लेकिन सोडियम जो है क्रियाशीलता के मामले में पोटेशियम के बाद आएगी। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, दिए गए ऑप्शन में से आपको सबसे सर्वाधिक कठोर तत्व की पहचान करनी है। सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन सा है? तो इसमें से हीरा जो है सर्वाधिक कठोर तत्व हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हीरा जो है कार्बन का ही एक रूप होता है और यह जो है सर्वाधिक कठोर तत्व की श्रेणी में आता है। मोती जो है मुख्य रूप से किसका बना होता है? जो मोती होता है यह मुख्य रूप से किसका बना होता है? बढ़िया प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो मोती होता है यह मुख्य रूप से किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। आप याद देखिएगा, मोती जो है मुख्य रूप से, तो कैल्शियम कार्बोनेट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस तत्व को मिट्टी के तेल में जो है डुबो कर रखा जाता है? तो इसमें से कौन सा तत्व है जिसको मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि सोडियम को अगर बाहर निकाला जाता है, अगर इसको वायु के संपर्क में या ऑक्सीजन के संपर्क में यह जैसे ही आता है तो यह जलने लगता है। यह एक अत्यधिक क्रियाशील धातु होती है जो वायु के संपर्क में आते ही ज्वलनशील हो जाती है। इसी कारण से इसको जो है मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम। सड़क की रोशनी में आपने देखा होगा जो पीले कलर के लैंप होते हैं जो प्रयोग में लाए जाते हैं, इनमें किसका उपयोग होता है? तो सड़क की रोशनी में जो पीले लैंप होते हैं, जो पीले प्रकार की रोशनी देते हैं, इनमें जो है किसका प्रयोग होता है? तो सोडियम का प्रयोग होता है। आप याद देखिएगा, इनमें जो है सोडियम का प्रयोग किया जाता है। तो आप याद देखिएगा, दो तरह के लैंपों का जो है प्रयोग किया जाता है। एक लैंप जो है पीले रंग की रोशनी देते हैं तो इनमें जो है आपका सोडियम का प्रयोग होता है, और एक जो लैंप होता है वो मरकरी वाला लैंप होता है जो आपका सफ़ेद प्रकाश देता है। सड़क पर जो सफ़ेद प्रकाश देने वाला लैंप होता है इसमें जो है मरकरी का प्रयोग होता है। तो दोनों ही आपको याद रखना है, लेकिन प्रश्न में आपको पीले लैंप की बात की गई है तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सोडियम। 23वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? दिए गए 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। तो आप याद रखिएगा, सोना आपका राइट आंसर हो जाएगा। सोना जो है रासायनिक इसकी जो सक्रियता होती है यह काफ़ी कम होती है, जिस कारण से यह जो है स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातुओं की श्रेणी में आता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, सोना। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है? दिए गए ऑप्शन में से उसकी आपको पहचान करनी है जिसमें कैल्शियम विद्यमान होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिप्सम में। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे सही हो जाएगा, जिप्सम में। 25वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, चूना पत्थर का रासायनिक नाम यहाँ पे पूछा गया है कि क्या होता है? चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। आप याद देखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट इसको हम बोलते हैं, इसका फार्मूला होता है CaCO3। तो आप याद देखिएगा CaCO3 क्या होता है? तो यह चूना पत्थर होता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो इसको हम बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए आपने देखा होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो लेप है वह चढ़ाया जाता है। तो यह जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता क्या है? तो यह जो है मेनली जिप्सम होता है। क्या देखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है मेनली जिप्सम होता है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। डॉक्टर, कलाकार एवं मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का जो उपयोग है करते हैं, तो आपको बताना है कि कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है? तो आपने देखा होगा कि जो डॉक्टर होते हैं, डॉक्टरों के द्वारा जो है कैल्शियम सल्फेट का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा कलाकार जो होते हैं, इसके अलावा मूर्तिकार जो होते हैं, इनके द्वारा कैल्शियम सल्फेट का जो है
उपयोग किया जाता है। तो जो कैल्शियम सल्फेट होता है इसका लोकप्रिय नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे सही हो जाएगा। मोनाजाइट किसका अयस्क है? मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो आप याद रखिएगा, मोनाजाइट जो है थोरियम का अयस्क होता है, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, थोरियम का। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, माइका यानी कि अभ्रक क्या होता है? माइका या अभ्रक क्या होता है? तो यह जो अभ्रक होता है, अभ्रक उष्मा का चालक होता है और जो है विद्युत का कुचालक होता है। आप याद रखिएगा, जो अभ्रक होता है उष्मा का चालक होता है और विद्युत का कुचालक होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है, ऑप्शन ए। तो इस प्रकार से 30 जो बेहतरीन प्रश्न आज के सेशन में बन सकते थे रसायन विज्ञान के, उनको हमने कंप्लीट कर लिया है। इसका पार्ट 2 हम जल्दी अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।